आपको पता है कि आप कोई भी टॉपिक भूल क्यों जाते हैं? चाहे वो ज्योग्राफी में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो। रीज़न ये है कि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप उसको भूल जाते हैं क्योंकि दोबारा काफ़ी लंबे दिन बाद काफ़ी दिनों बाद समय आता है, उसको पढ़ना होता है, तो फिर लगता है सब भूल चुका है। तो ये चीज़ मेंटेन रहे मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को याद रख पाएँ, इसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस कमी को दूर करने के लिए कि जो आप चीज़ें भूल जा रहे हैं, वो आप ना भूल पाएँ, तो एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पर रिवीज़न मैं करवा रहा हूँ और इसके थ्रू क्या होगा हम एमसीक्यू भी करेंगे, रिवीज़न करेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ में अगर मैपिंग की ज़रूरत है, मैपिंग भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एमसीक्यू हैं, 20-20 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, इस 20-20 के क्वेश्चन की सीरीज़ में आप बहुत कुछ सीखने को पाएँगे। इसमें सारी पीवाईक्यू कवर हो जाएँगे, वो चाहे जिस भी पीसीएस के हों, चाहे यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में हो। सीडीएस हो गया, यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है या जो एनडीए है या सीएपीएफ है या जियो साइंटिस्ट यानी और चाहे जिस भी स्टेट का हो, कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में आपको होलिस्टिक ज्योग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक मैंने क्या किया था, मैंने केवल इंडियन ज्योग्राफी के ही आपको एमसीक्यू करवा रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया है, इसमें 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो इंडियन ज्योग्राफी से हैं, भारत के भूगोल से हैं और 10 क्वेश्चन कहाँ से हैं? क्लाइमेटोलॉजी मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं। 20 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से और 10 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से हैं, यानी कि जलवायु विज्ञान से। तो ऐसे धीरे-धीरे करके हम पूरा ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो करते रहिए। आप देखेंगे कि आप अगर इसके 5-10 वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि मैच करने के लिए इसमें दिया गया है कि निम्न जो वो है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें कहता है कि गारो खासी जयंतियाँ सॉरी मिरी गारो, मिरी, कोडाईमलाई, दालमा, इधर मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल और झारखंड। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पढ़ कर के तो सॉल्व करना ही करना है, साथ में ये भी समझेंगे कैसे हम जहाँ पे चीज़ें फँस जाती हैं, कैसे हम स्मार्ट तरीके से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, तो नो डाउट गलत होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आप अगर रिस्क लेंगे, तो सही होने के भी चांसेस उतने ही हैं, जितने गलत होने के। तो क्यों ना रिस्क ली जाए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए एक बात समझिएगा, इसमें 2 तो आपको जो पहाड़ियाँ हैं, वो तो क्लियर है। कौन-कौन सी? एक गारो और मिरी, इसको आपने पढ़ा होगा। गारो कहाँ पर है? ये सबको पता है, तो आपको भी पता है। ये कहाँ पर है? गारो है मेघालय में। क्यों? गारो खासी और जयंतियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ कहाँ पर हैं? ये तीनों कहाँ पर हैं? तो मेघालय में है, क्लियर है? तो पहला हो गया। तो ऑप्शन में जिसमें ए 1 से मिल रहा है वही आंसर होगा, तो इसमें डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। दूसरा, मिरी भी पता होगा, मिरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की और कौन-सी जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कौन-सी हैं? डाफला, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, मिशमी ये कहाँ पर हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश में 4 तो इसका मतलब है जो बी होगा उसका 3 होगा, तो बी यहाँ पर है, बी का 2 है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, 3 है, ठीक है? अब इसमें आपके पास चूज़ करना है इसमें ए और सी में से। तो देखिए, इसमें नाम पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कुल्लई मलाई, अब कुल्लई मलाई। अब इसमें 2 ही केवल इसमें देखेंगे स्टेट हैं, झारखंड है और तमिलनाडु है। ये नाम कहाँ से मिलता हुआ लग रहा है? नाम लग रहा है ना कि साउथ जैसा लग रहा है कि ये कोल्लई-मल्लाई कहाँ पे? दक्षिण में लग रहा है। दक्षिण में कौन-सा? तमिलनाडु। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर कि इसमें ये सी है। सी का 2 है, तो सी का 2 है। बचा कौन-सा 1? तो डालमा कहाँ पर है? झारखंड में। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? आंसर ए होगा। आंसर इसका ए होगा, है ना? तो इस तरीके से अगर आप लगाएँगे एग्ज़ाम में, तो फिर चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगले 2 की बात करते हैं कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? अब इसको यहाँ पर समझते हैं पूर्वी घाट, पश्चिम घाट में। यहाँ पर आप देखिएगा इसमें कि ये भारत है और भारत में यहाँ पर ये पश्चिम घाट है। यहाँ पर ये पश्चिम घाट है और यहीं पर ये पूर्वी घाट है। यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, करेक्ट? तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ पर मिलता है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जिस जगह पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, इसका नाम है नीलगिरी।
का नाम क्या है? नीलगिरी। तो ऑब्वियस बात है, जहां पर मिल, वहां पर कौन का स्टेट होगा? तो नीलगिरी कहाँ पर है? तो 3 राज्यों में मिलता है। तीन मतलब 3 राज्यों के कह सकते हैं जंक्शन पे है। एक तो इधर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यहाँ पर केरल और तमिलनाडु, मतलब कि कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और तमिलनाडु, 3 राज्यों के जंक्शन पे मिलता है कौन? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यहाँ पर दोद्दा बेट्टा कौन सी है? तो दोद्दा बेट्टा इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ब्लू माउंटेन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, तो एक क्रम भी देख लीजिए यहाँ पर कि नीलगिरी है, नीलगिरी से नीचे यहाँ पे मिल जाएगा आपको अन्नामलाई। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अन्नामलाई मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे क्या मिल जाएगा फिर? कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या है? ये है अन्नामलाई, अन्नामलाई। इसकी चोटी क्या है? तो अनई मुडी। चोटी क्या है? तो अनई मुडी इसकी चोटी है। और ये क्या है यहाँ पर? तीसरी वाली जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये क्या है? ये कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स का मतलब क्या है? इलायची पहाड़ी। कार्डमम हिल्स मतलब कि इलायची पहाड़ी। ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? ये जो ऊपर यहाँ पर अनईमुडी है, अनईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो यहाँ पर है कि भाई नीलगिरी कहाँ पर हो गया? तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु की बाउंड्री पर हो गया। लेकिन यहाँ पर अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स कहाँ पर है? तो ये केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है, कर्नाटक में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो आगे का भी क्वेश्चन पूछता है कि अ, का जो अन्नामलाई है और जो कार्डमम हिल्स है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किन राज्यों के बीच में है? तो ये केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी हिल्स पर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सी, नीलगिरी हिल्स पर। ठीक है। अन्नामलाई मैंने बता दिया। यहाँ पर सेवराय इधर ईस्ट में है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में राज्यों के मिलन स्थल पर है? अभी मैंने डिस्कस किया कौन सी है। तो कौन सा इसमें पहाड़ी है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अन्नामलाई मैंने बता दिया। और पालनी हिल्स कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर ये है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। और नंदी हिल्स कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। नंदी हिल्स कहाँ पर है? तो है कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट, तैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण कोस्ट, महादेव, सेंट्रल इंडिया, मिकिर, नॉर्थ ईस्ट। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले समझते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है और कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, और फिर पहाड़ियों की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इंडिया वाला मैप समझेंगे आप, तरीके से इंडिया समझेंगे मैप आप यहाँ पर, तो ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है और यहाँ पर जो केरल वाला हिस्सा है, ठीक है, तमिलनाडु वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मालाबार, सॉरी कोरोमंडल। तो क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं। और जो केरल वाला तट है, मुख्य रूप से केरल वाला, तो क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। मालाबार कोस्ट। तो ये कहाँ पर है? ये केरल में है। ठीक है। और कोरोमंडल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। करेक्ट। कोरोमंडल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और मालाबार कहाँ पर है? तो केरला में। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था कभी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो पश्चिम घाट है, यहाँ पर ऐसे पश्चिम घाट है, और यहीं पर ये पूर्वी घाट है ऐसे। ठीक। दोनों जहाँ पर मिलती हैं, नीलगिरी है। नीलगिरी यहाँ पर है। नीलगिरी से नीचे, जस्ट नीचे क्या होगा नीलगिरी से यहाँ पे? तो अन्नामलाई, अन्नामलाई यहाँ पर है। और इसके बाद अगर बात करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स जो है वो बिल्कुल मालाबार के पास में नहीं है, मतलब कि
ना तो मालाबार के पास में है, ना ही यहाँ पर कोरोमंडल के पास में, वो बिल्कुल बीच में है, दोनों स्टेट्स के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट इसमें नहीं होगा, पहला गलत होगा, ठीक है, ये आंसर इसका गलत है। अब कैमूर हिल्स की बात करते हैं। कैमूर हिल्स कहाँ पर है? कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो कोंकण कोस्ट, कोंकण कहाँ पर है? अगर पूरा देखो, ये मालाबार है, मालाबार से जस्ट ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये है कन्नन कोस्ट, कन्नन तट है। और इसके बाद में ये है यहाँ पर कोंकण, यहाँ पर कौन सा है? कोंकण, या इसको कोंकण बोलते हैं। ये कहाँ पर है? तो कोंकण देखेंगे आप यहाँ पर, तो महाराष्ट्र और गोवा वाला पार्ट है, वहां पर कोंकण है। यहाँ पर क्या कहते हैं? कोंकण इसी की बात करता है, महाराष्ट्र और गोवा वाला जो पार्ट है वो कोंकण में आता है। यहाँ पर ये कैमूर हिल्स यहाँ पर है नहीं, कैमूर हिल्स कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश से शुरू होती हैं और बिहार तक जाती हैं, मतलब कि ये विंध्य का पार्ट है, विंध्य पर्वतमाला का ये पार्ट है। तो ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर के यहाँ पर विंध्य है, और यहाँ पर ये कैमूर है, तो ये मध्य प्रदेश से बिहार तक जाती है। ये तो मध्य भारत में हो गई, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दो इसमें नहीं होगा, और साथ में इसमें भी नहीं होगा, तो बचा क्या है? 3 और 4, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। महादेव कहाँ है? तो महादेव यही सतपुड़ा है, सतपुड़ा में ही यहाँ पर महादेव है, इस जगह पर, मध्य भारत में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मिकीर हिल्स कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मिकीर हिल्स पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती हैं? तो मुख्यतः कहाँ मिलती हैं? असम में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पर है? तो असम में पाई जाती है, मेनली प्राइमरी इसमें का मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है, करेक्ट। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसमें जो सी है वो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इसमें भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है? अरावली, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप और हिमालय। अब यहाँ पर इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें सबके काल पता हो कि कौन सा काल है। तो देखो, इसमें काल देखोगे तो ये किस काल में है? अरावली देखोगे तो ये किस में है? प्रोटेरोजोइक। कौन सा काल है? प्रोटेरोजोइक। ऐसे ही अगर देखोगे पूर्वी घाट तो किसमें है? तो ये है मेसोजोइक, ये है मेसोजोइक। डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे किसमें है? क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में। और हिमालय की बात करोगे कब है? ये सीनोजोइक। हिमालय किसमें है? सीनोजोइक में। तो एक तो ये तरीका है कि सबके काल बताएं, मतलब सबका टाइम पता हो कि किस टाइम पर किसका कौन बना था, है ना। लेकिन ये याद रखना मुश्किल काम होगा। तो इसमें देखो एक चीज कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो आपको एक बात पता है कि जो अरावली है वो भारत में सबसे पुराना है, प्राचीनतम पर्वत है, ये तो पता है आपको। प्राचीनतम पर्वत है, ये चीज पता है ना। तो टाइम के हिसाब से इसमें बताना है। तो प्राचीनतम सबसे, मतलब सबसे पुराना अरावली है, तो जिस भी ऑप्शन में अरावली एक नंबर पे होगा, सबसे पहले होगा, वही सही होगा। तो देखो इसमें पूरे चारों ऑप्शन में केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें अरावली एक नंबर पे है, सबसे पहले। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि दोदा बेटा, यहाँ पे चोटियां हैं और इधर माउंटेन्स हैं, मतलब कि जो पर्वत है उसमें ये बताना है कि कौन सा सही है। तो मैंने अभी आपको दोदा बेटा बताया था। देखो इसमें दो आपको तो तीन पता है इसमें, तो जिसमें तीन पता है इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था दोदा बेटा कहाँ पर है। तो दोदा बेटा आप देखेंगे तो कहाँ पर है? नीलगिरी में है, ठीक है। ऐसे ही अमरकंटक कहाँ पर है? तो अमरकंटक कहाँ पर है? ये मैकाल में है। माउंट आबू कहाँ है? तो अरावली में। और बचा त्रिशूल कहाँ पर है? तो हिमाचल हिमालय। इसका मतलब है कि ए का 2, यहाँ पर ए का 2 है, तो बी और सी तो नहीं होगा। फिर बी का 1, तो बी का 1 सिर्फ एक में है, यहाँ पर 4 है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा आंसर ए, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की बात? तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत टफ नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। भारत में कार्डमम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कार्डमम जो हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, ये पश्चिम घाट वाला हिस्सा है, पश्चिम घाट, और ये पूर्वी घाट। पश्चिम घाट पूर्वी घाट है, और यहीं पर नीलगिरी माउंटेन है। यहीं पर क्या है? नीलगिरी माउंटेन है ना। नीलगिरी के दक्षिण में मैंने आपको क्या बताया? नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ पर क्या है? तो अन्नामलई। यहाँ पर क्या है? अन्नामलई।
यहाँ पर अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, कार्डमम हिल्स। यहाँ पर क्या है, तो कार्डमम हिल्स, यहाँ पर कार्डमम हिल्स है। ये तीनों किसका हिस्सा हो गई, तीनों पश्चिम घाट का, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मिजो हिल्स और नागा हिल्स कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका तो मतलब ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ईस्टर्न घाट पूरब में है, इसके पूरब में है, तो ये पार्ट ईस्टर्न घाट का नहीं है, किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सही नहीं है। पश्चिम घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत, यहाँ पे गलत लिख गया है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। स्टेटमेंट दो है, पश्चिम घाट में अनई मुडी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है, तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और चौथा है इसमें, नर्मदा नदी तापी नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियां में मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं क्या सही है और क्या गलत। देखिए, सबसे पहला जिसमें ऑप्शन हम देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है, उसमें ये है कि जो नर्मदा और तापी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ऊपर विंध्यन है, यहाँ पर विंध्यन है, फिर नीचे क्या है, यहाँ पर सतपुड़ा है, सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा में ही यहाँ पर चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक, इसको बोलते हैं अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, ये है नर्मदा, नर्मदा है। और सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, तापी, दक्षिण में है तापी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तापी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तापी जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में है। देखो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फिर है, नर्मदा नदी और तापी नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियों में बहती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए क्या है, पश्चिम की ओर जाती हैं, ये पश्चिम को प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व में नहीं जाती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कहता है, पश्चिम घाट में अनई मुडी सबसे ऊंची होती है। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि अन्नामलाई की जो अन्नामलाई है, पश्चिम घाट में क्या है, अन्नामलाई, अन्नामलाई है। और ये जो अन्नामलाई है, इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनई मुडी, कौन सी है, अनई मुडी, अनई मुडी। ये दक्षिण भारत की, क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। तो बचा कौन सा, बचा आपका इसमें ए वाला क्या होगा, गलत होगा। पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, ये गलत है। उत्तर में नहीं, दक्षिण में अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है, उत्तर में नहीं, यानी कि उत्तर में ये कम ऊंचा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा है, सुमेलित इसमें नहीं है की बात कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, करेक्ट। तो कहता है, ऊपरी दक्कन ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर, निम्न ट्रैप की ऊंचाई लगभग 150 मीटर, मध्य ट्रैप की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर, और ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल की बात करता है। इसमें कह रहा है, सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष, फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलते, जीवाश्म नहीं मिलते, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है कि नदी मैदानों से 150 मीटर, नदी मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल पर्वतमाला, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो भारत के अगर प्रायद्वीपीय पठार की आप बात करोगे, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर पश्चिम में है दिल्ली से लेकर के, पश्चिम में गिरनार से लेकर के उत्तर पश्चिम दिल्ली, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और दक्षिण में कार्डमम तक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
और जो पठार है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, वो 600 से 900 मीटर ऊँचा है। तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी बोथ करेक्ट, दोनों सही हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन आगे हैं, वो किससे शुरू हो गए हैं? क्लाइमेटोलॉजी से शुरू हो गए हैं, मतलब कि जलवायु विज्ञान से शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सवाल है, सवाल ये है, ए एंड आर असर्शन रीजन वाला सवाल है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। मतलब कि वायुमंडल में विद्यमान धूलकणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। ये कथन इसका है। फिर स्टेटमेंट सेकंड दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया आर हैव लेस ड्राई विंड्स। उस उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। तो इसमें कहता है, उसमें आंसर क्या बताना है? उपरोक्त तथ्यों में से निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए, एक और दो दोनों कथन है। एक की व्याख्या कर रहा है, फिर यह दूसरा की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें एक सही है, दो गलत है, इसमें एक गलत है, दो सही। इसमें आप पॉज करिए और ये देखिए इसमें कौन सा इसमें इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इसमें सी। इसका आंसर क्या है? सी। थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए, आपको पता होगा कि जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अगर ये पृथ्वी है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। 0, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है। फिर यहाँ पर 66.5 नॉर्थ, फिर यहाँ पर क्या है? 66.5 साउथ, फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। कितनी वैल्यू है? 90 साउथ और 90 नॉर्थ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों, विषुवतीय कौन सा एरिया होता है? ये वाला हिस्सा विषुवतीय है। आपने पढ़ा होगा ये वाला हिस्सा कौन सा है? विषुवतीय है। ये वाला हिस्सा विषुवतीय यहाँ पर, और ये ध्रुवीय है। ध्रुवीय अपेक्षाकृत उपोष्ण और शीतोष्ण। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण वाला आता है, ये वाला नीचे वाला उपोष्ण। ये दोनों हिस्सा उपोष्ण और शीतोष्ण में आते हैं, ठीक। क्षेत्र में अधिक है कि कौन? धूलकण। सही है। क्यों? रीजन क्या है? कि देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मरुस्थल है। ये जो उष्ण और उपोष्ण वाला हिस्सा है, यहाँ पर मरुस्थल है। तो जब यहाँ पर मरुस्थल है, तो इसमें क्या होगा? धूलकण ज्यादा होते हैं और धूलकण उड़ते भी ज्यादा है। अच्छा, भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो सॉरी विषुवती की बात करेंगे तो विषुवती में क्या है? यहाँ पर भी धूलकण होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर वर्षा हो जाती है ज्यादा, क्योंकि हर दिन वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूलकण नहीं हो पाते हैं, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूलकण नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये वाला रीज़न, मतलब कि ये वाला रीज़न यहाँ पर धूलकण ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है यहाँ पर? रीज़न बड़ा साफ-सा है कि यहाँ पर मरुस्थल है, तो यहाँ पर धूल हवाएँ चलती भी बहुत तेज़ रहती हैं, तो ये उड़ते रहते हैं। इसका साथ-साथ में ये जो विषुवतीय वाला है और जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी धूलकण ज़्यादा होते हैं, लेकिन होता ये है कि यहाँ पर बरसात हो जाती है, पर डे बरसात हो रही है विषुवत रेखाई क्षेत्रों में, इसलिए धूलकण वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे की बात क्या कर रहा है? उपोष्ण और शीतोष्ण में कम शुष्क पवन पाई जाती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कम शुष्क नहीं, अधिक शुष्क पाई जाती है। कम नहीं है, क्या है? अधिक शुष्क पाई जाती है। अधिक शुष्क पाई जाती है, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में धूल-कणों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसलिए इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर सी होगा। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। जलवाष्प के बारे में पूछा है। जलवाष्प में कहता है कि जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? जलवाष्प के बारे में क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत क्या होता है? अधिकतम होता है। अब ये सवाल कॉमन सेंस से लगाने की कोशिश करिए। देखिए, वाटर वेपर क्या है? जलवाष्प क्या है? तो जल की जो गैसीय अवस्था है, गैसीय जो अवस्था है, इसको बोलते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प बोलते हैं। जलवाष्प बोलते हैं। और जल की गैसीय अवस्था कब बनती है? जब इस पर जल को हम तापमान देते हैं, बढ़ाते हैं, तब बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए जो समुद्र है या कोई वाटर बॉडी है, तो उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है, तो क्या होता है उससे? उससे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जल वाष्प में बदल जाता है। तो जलवाष्प क्या है? तो एक तरीके की गैसीय अवस्था तो गैस हो गई, है ना? एक तरीके से क्या है? गैसीय अवस्था है, तो क्या हो गई? ये गैस हो गई, जलवाष्प हो गई। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक का तो सही है। अब अभी मैंने आपको बताया ये जो हिस्सा यहाँ पर है, अगर आप देखें इसको, ये वाला हिस्सा अगर देखें, तो ये विषुवतीय
क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है। अब एक और बात समझिएगा, जब विषुवत रेखीय क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर उष्णकटिबंध भी इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सनरेज हैं, मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो वाष्प में ज्यादा बदलेगा, वाष्प में, जलवाष्प में ज्यादा बदलेगा, जो समुद्र होगा या जो भी और भी वाटर बॉडीज होंगी। लेकिन ये जो ध्रुवीय क्षेत्र वाला है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं तिरछी होती हैं। तो जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाइट कम पड़ेगी तो जल जो है वाष्प में कम कन्वर्ट होगा, जल वाष्प में कम कन्वर्ट होगा, है ना। तो पहला ये क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो जलवाष्प है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा है और विषुवतीय क्षेत्रों में कम है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान नहीं ज्यादा है तो फिर जलवाष्प भी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ये सतह से ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे सतह से ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये इसकी मात्रा घटती जाएगी। तो स्टेटमेंट सही है, आप सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी, स्टेटमेंट सही है। फिर क्या है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। और क्यों न्यूनतम होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक। अब थोड़ा इसमें समझ लेते हैं आप इसके बारे में, जो जलवाष्प है, ये 2024 में पूछा गया सवाल है जलवाष्प के बारे में। ठीक है। जलवाष्प के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, जलवाष्प जो है एक परिवर्तनशील गैस है, मतलब कि ये बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है, मैंने आपको बताया कि 1% से 4% के आसपास मिलती है, 1% से कम कहाँ मिलती है, तो ध्रुवों पर, और 4% के आसपास कहाँ मिलती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है। वायुमंडल में कैसे आता है, तो वाष्पीकरण से आता है, वाष्पोत्सर्जन से आता है और श्वसन से आता है। अब अगर इसके वितरण की बात करें तो वितरण में देखेंगे दो तरीके से वितरण कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर जाने पर, और ये सरफेस पर ही जाने पर, जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई भी जाने पड़ने पर मात्रा कम होती है। और ये कहाँ तक है कि केवल शोभ मंडल में ही पाई जाती है, इससे ज्यादा आगे नहीं मिलती है। क्षैतिज वितरण की बात करेंगे, मैंने क्या बताया, सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मात्रा में कमी आती है, यह बता रखिएगा, मात्रा में कमी आती है। परंतु वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी के उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में जलाशय की मात्रा अधिक, जबकि उपोष्ण और शीत कटिबंध में इसकी मात्रा कम होती है। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछ सकता है। तो हमने इसमें जलाशय के बारे में देख लिया, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। स्टेटमेंट दो क्या है, बादल और गैसों बादल और गैसों आने वाले सौर विकिरण, सोलर इंसोलेशन का लगभग एक चौथाई को प्रतिबिंबित करते हैं। इंग्लिश में क्या, क्लाउड्स एंड गैस रिफ्लेक्ट, मतलब वापस करते हैं। तो इसमें कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले इसमें देखिए, पहले आप पॉज करिए वीडियो, अपने आप से सोचिए, फिर इसका आंसर देखिए क्या है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है हमने बताया, तो देखिए पराबैंगनी किरणों की अगर बात करेंगे, हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे, तो ये सन से आती है लेकिन पृथ्वी पर तो आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत विद्यमान है, और ओजोन परत क्या करती है, इनको पृथ्वी में आने नहीं देती। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, मतलब जो पृथ्वी है वो क्या करती है, ये लघु तरंगों को, जो सोलर रेडिएशन होता है, यानी कि लघु तरंगों को अवशोषित कर लेता है। लघु तरंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उसकी इनकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और दीर्घ तरंगों में क्या होता है, ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। और पृथ्वी जो होती है दीर्घ तरंगों में क्या होगा, इसका उत्सर्जन करती है। इसका क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हुआ गलत, तो ये इसमें पहला गलत है और ये भी इसमें गलत है। ठीक है। ठीक है, इसमें गलत हो गया। बादल और गैसें आने वाले विकिरण में इंसुलेशन का लगभग एक चौथाई क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसको आप हीट बजट से समझ सकते हैं। आप हीट बजट में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, लगभग 27% रिफ्लेक्टेड बाई स्पेस, लगभग 27% बाई क्लाउड्स। बादल क्या करते हैं, लगभग 27% का मतलब है, हम इसको हम एक चौथाई, इसमें हम इसको मान सकते हैं कि एक चौथाई है ना, 1/4 कितना हो जाएगा, लगभग 25% के आसपास में, इसको हम एक चौथाई मान सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली बी। ओनली बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
अगले की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और आप भी इसको कर लेंगे कि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है। देखिए, पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात समझिए कि यहाँ पर सरफेस है, सतह है, ये सतह है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस। सतह से जो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 8 से 18 किलोमीटर, फिर 50, 80 के बाद 640 और उसके बाद, तो सबसे पास में क्या है, क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या है, क्षोभ मंडल, या मैं इसको इस पे क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं अपने नोट्स पे ही आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर आप समझिएगा कि धरातल है, फिर ये क्षोभ सीमा है, ये वाली क्षोभ सीमा है, ये समताप सीमा है, मध्य सीमा है, और यहाँ पर क्या है, अयन सीमा है ना। तो सबसे पहले क्या है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और अयन मंडल। यहाँ पर जो समताप मंडल है, इसमें क्या मिलता है, इसमें ही क्या मिलती है, मुख्य रूप से ओजोन पाई जाती है। देखिए, ओजोन दो टाइप की होती है, एक होता है अच्छी ओजोन, एक होती है खराब ओजोन। अच्छी ओजोन और दूसरी कौन सी है, खराब ओजोन। गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, खराब ओजोन यहाँ पर, ठीक है। अच्छी ओजोन जो है वो कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है समताप मंडल में, और खराब ओजोन कहाँ मिलती है, ये क्षोभमंडल में, ठीक है। तो ये क्या करती है, ओजोन क्या करती है, यहाँ पर लिखा भी होती है, ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, ये पृथ्वी पर आने नहीं देती, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, तो समताप मंडल में पाई जाएगी। यहाँ पर कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका बी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, एक क्रम आपसे पूछता है बहुत, हालांकि आपको पता होगा, इजी है, क्रम पूछता है कि सतह से ऊपर, तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ताप मंडल को क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। ताप मंडल को क्या बोलते हैं, आयन मंडल, इसी को ही बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। क्वेश्चन ये है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा, सूर्य तप की कुल मात्रा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10%, 10 टाइम्स ऑफ द रिसीव्ड एट पोल। क्वेश्चन इतना सा है कि ध्रुवों पर प्राप्त होने, यहाँ पर क्या होगा, ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली, यहाँ लिखा है ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा लगभग 10%, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, अवरक्त किरणें सूर्य तप के लगभग दो तिहाई भाग में है, अवरक्त किरणें सूर्य तप के लगभग दो तिहाई भाग में है। तीसरा, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकीर्ण जलवायु द्वारा बृहद रूप से अवशोषित की जाती हैं। और चौथा है, अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो जिसमें अगर बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के, ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सौर ताप की कुल मात्रा ध्रुव पर प्राप्त होने वाले ताप की मात्रा का 10% है। अब इसमें कॉमन सेंस लगा के देखिए कि ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर ज्यादा होगा या ध्रुवों पर ज्यादा होगा तापमान, तो भूमध्य रेखा पर होगा। तो ध्रुवों पर क्या है, भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्य तप प्राप्त होता है। ये जो भूमध्य रेखा है, वो जो ध्रुव है, ध्रुवों पर क्या होता है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का जो वो है, सूर्य तप है, उसका केवल 40% ही उसको प्राप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अवृत किरणें सूर्य तप के लगभग दो तिहाई भाग है, तो ये तो दो तिहाई बहुत ज्यादा ही लग रहा है। तीसरा क्या है, अवरक्त तरंगे निचली वायुमंडल में संकेतित जलाशय द्वारा बेहतर रूप से अवशोषित की जाती हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, यही करेक्ट आंसर है इसका। ये जो अवरक्त तरंगे हैं, ये क्या करती हैं, जल वाष्प द्वारा क्या होती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। और चौथा, अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। इंफ्रारेड वेव्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है,
इंफ्रारेड भी है और विजुअल स्पेक्ट्रम में है, ये कैसे हो सकता है? तो इसका ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बात करता है सामान्य च्युत दर यानी कि नॉर्मल रैप्स लैप्स रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, नॉर्मल लैप्स रेट होती क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सतह से क्या होती है, कि सतह से क्षोभ मंडल में सरफेस से जब ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या आता है? कमी आता है। ये जो कमी है वो कमी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब कि सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऐसे ही देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में टेम्परेचर कम होता है। और ये क्षोभ मंडल में लगातार इसी तरह से कमी होती है। तो क्वेश्चन इसके बारे में है, नॉर्मल लेफ्ट के बारे में है। तो मैंने क्या बताया, ये कहाँ पर होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। और होता क्या ये है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, या कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तापमान भूमि तल पर उच्चतम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ में घटता है। ठीक है। तापमान भूमि पर निम्नतम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो ये देखो, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उल्टा एक दूसरे को उल्टा है। तो अब देखते हैं अभी बाद में। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ स्थिर रहता है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पहले बढ़ता है, क्रमशः घटना शुरू हो जाता है। ठीक। तो देखो, जब भी ऐसे ये ऐसे आपको स्टेटमेंट मिल जाए, मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाए कि दो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर दो, देखो ठीक उल्टा इसके है, तो समझ लीजिएगा लगभग लगभग 80-90% क्या होता है, इन्हीं में से आंसर होगा। ये सी और डी तो ऐसा ही गायब होगा, सी और डी तो ऐसा ही गायब हो गया। और मैंने क्या बताया कि जब जब आप सतह पर जब ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा, तो ऑब्वियस बात सतह पर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो भूमि तल पर क्या होगा? उच्चतम होगा और ऊंचाई बढ़ने के साथ में घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, तापमान भूमि पर निम्नतम होता है, ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। सौरमंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सौरमंडल के बारे में बात की जा रही है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और फिर है वायुमंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इसमें अच्छा, तीसरा भी स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? चार में से ढूंढना है। तो ये तो गलत है, सबसे ऊपरी नहीं सबसे निचली परत है, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या है? इस परत का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी गलत। हमने अभी जस्ट देखा है कि बढ़ता नहीं घटता है, ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया यहाँ पर कि क्षोभमंडल की अगर आप बात करेंगे इसमें, तो क्षोभमंडल पे देखेंगे, इसकी ऊंचाई में देखेंगे आप, तो समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है? 12-13 किलोमीटर के आसपास में है। 12-13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर। ठीक है। ध्रुवों के पास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होने के कारण, होने एवं ठंडी वायु के अवतरण के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि, ये तो पूछा जा चुका है कि विषुवत रेखा पर जो, तो ये है क्षोभ सीमा ऊंचाई ऊंची ज्यादा क्यों होती है? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर संवहन, एक तो गुरुत्वाकर्षण कम है, ऊपर ऊपर से क्या है, अब केंद्रीय प्रभाव अधिक है। तो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवों पर ऐसा क्या होता है कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है? दो रीजन उसके हैं। पहला, एक तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, दूसरा क्या है, वायु यहाँ पर ठंडी ठंडी वायु क्या होती है? अवतरित होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर पर मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? तो क्षोभमंडल का करेक्ट आंसर क्या है? क्षोभमंडल, क्योंकि यहाँ पर सभी वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। सभी वायुमंडलीय दशा का मतलब है बादल, कोहरा, या जो भी है, जैसे ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि आदि, ये सब कुछ घटना है। मतलब कि मौसमी गतिविधियों से रिलेटेड कुछ भी है। मौसमी गतिविधियां, मौसमी गतिविधियां, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द
सीज़न मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो वेदर होता है, मौसम का क्या होता है, इसको रंगमंच बोलते हैं, थिएटर बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्षोभमंडल, ऑप्शन बी। फिर है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सवाल है अच्छा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो किससे ज़्यादा गर्म होती है? अगर ये सतह है, सरफेस है, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं, ये होती हैं शॉर्ट वेव। कैसी होती हैं? लघु तरंगी होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। और जब ये पृथ्वी पहली बात तो ये सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, आधी तो लगभग लगभग कितना 49% के आसपास, ये कह सकते हैं कि आधी से ज़्यादा तो रास्ते में ही रह जाती हैं। सतह को मिलती है 51% के आसपास में मिलती हैं। इनसे सतह गर्म होती है। जब इनसे सतह गर्म हो जाती है तो क्या करती है, वो खुद अपनी जो किरणें हैं उनको विकिरित करती है। इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। तो जो हमारा वायुमंडल है वो क्या होता है? अच्छा, शॉर्ट वेव में लगभग 14% ही वायुमंडल इनको अवशोषित करता है, 14% के आसपास अवशोषित करता है। बाकी जो लॉन्ग वेव है, दीर्घ तरंगी है, ये क्या करती हैं? ये हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से गर्म करती हैं। वायुमंडल को मुख्य रूप से गर्म कैसे करती हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो छोटी होती हैं, लघु तरंगें होती हैं, तो वायुमंडल को क्या करते हैं, वो चीरते हुए चली आती हैं, पेनिट्रेट करते हुए चली आती हैं। लेकिन जो दीर्घ तरंगें हैं, इन दीर्घ तरंग होने की वजह से क्या होता है, वायुमंडल में फँस जाती हैं और हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो मुख्य यही क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? दीर्घ तरंगों से। दीर्घ तरंगी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इससे क्या होता है यहाँ पर, से गर्म हो जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो इसमें आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और फिर हम इसमें अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में भी 20 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। तो ऐसे करते-करते हम क्या करेंगे, पूरी ज्योग्राफी यहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर के आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइएगा कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।